बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फ़हीम अब्बास और मैं आपको न्यूज़ कैफ़े में खुश आमदीद कहता हूं। और मैं हूँ ज़हरा रज़ा। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बख़ैर। और मेरी तरफ से भी आप लोगों को खुश आमदीद। उम्मीद करते हैं कि आप लोग खैरियत से होंगे और अपने दिन का आगाज़ अच्छी और बेहतर अंदाज से कर चुके होंगे। कैसी हैं ज़रा आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं फ़हीम? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। कल का दिन वैसे एक बड़ा तकलीफ़ वाला दिन गुज़रा मेरा। हमारे एक अज़ीज़ इस मुल्क का सरमाया, पाकिस्तान के एक बहुत ही काबिल बायो साइंटिस्ट और उनकी अहलिया इब्रार हुसैन सैयद साहब और उनकी अहलिया कल लैब में काम करते हुए एक एक्सीडेंट का शिकार हुए, जिसकी वजह से दोनों का इंतकाल हो गया। और मेरे उनके बड़े करीबी ताल्लुकात थे एक फैमिली टर्म से, तो बस अल्लाह ताला उनको अपने जवार रहमत में जगह दर्जात बुलंद करे। आप भी जो देख रहे हैं उनके दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा। आइए आते हैं अपने प्रोग्राम की जानिब, और आज हम प्रोग्राम में पाकिस्तान के एक सबसे अहम सूबे के हवाले से बात करेंगे। एक ऐसे सूबे के हवाले से जो आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। अगर इस तरह आपको एक्सप्लेन किया जाए कि पाकिस्तान का जो रकबे के हिसाब से पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे के हवाले से बात करेंगे। पाकिस्तान का जो कुल रकबा है उसका 44% रकबा जो है वो इस सूबे पे मुश्तमिल है। बलूचिस्तान का हम जिक्र कर रहे हैं। बलूचिस्तान कुदरती वसाइल से माला माल है। पूरी दुनिया में जितने भी सूबे हैं उन सब में सबसे खुशकिस्मत तरीन सूबा जो है इसे तस्वुर किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे धाती और गैर धाती मादनियात के ज़खायर मौजूद हैं। मैं सिर्फ चंद एक जो मादनियात हैं उनमें से मैं कुछ चीज़ों का जिक्र करूँगा। इसमें सोने के ज़खायर मौजूद हैं, यहाँ पे चांदी के, लोहे के, क्रोमाइट, तांबा, गैस, चूना, अमारती पत्थर, एग्रोक्रोमाइट, जिप्सम, संगे मरमर और न जाने क्या क्या यहाँ पे मौजूद है। जब इतना कुछ ज़रा किसी जगह पे मौजूद हो और वहाँ के रहने वाले लोग जो हैं वो पसमानदगी का शिकार हों, तो ये बड़ी एक अफसोस की बात है। ये बिल्कुल ऐसा है कि आपके पास एक ख़जाना है और आप उसके ऊपर बैठे हुए हैं मगर भूखे बैठे हुए हैं। आपके पास सब कुछ हो मगर जो बुनियादी ज़रूरतें हैं वो आपके पास ना हो। तो आज इसी हवाले से हम अपने प्रोग्राम में जिक्र करना चाह रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि ज़रा हमारे साथ इसी हवाले से स्टूडियो में गेस्ट भी मौजूद है। हमारे साथ मौजूद हैं मीर खुदाबख्श मरी साहब, जो कि तज़ियाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, आपको शो में खुश आमदीद करते हैं। वेलकम, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम, कैसे? ठीक ठाक, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू, आप लोग ने इनवाइट किया। बिल्कुल सर। बलूचिस्तान का जैसे अभी बताया फ़हीम ने कि कुदरती वसाइल से माला माल ये सूबा है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है रकबे के लिहाज से। उसके बावजूद वहाँ की जो आवाम है वो बुनियादी जो बेसिक सहूलतें होती हैं उससे महरूम है। इसकी वजह क्या है? हुकूमतें बहुत सारी आई लेकिन वहाँ की आवाम के लिए कोई काम नहीं करता। क्या वजह है कि बलूचिस्तान इस तरह से नज़रअंदाज है? देखें, आपने एक बड़ा अच्छा टॉपिक उठाया और मेरे ख्याल में ये सवाल आज फर्स्ट टाइम नहीं हो रहा। मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तारीख में काफ़ी बार असम्बलियों में, हमारे ऐवानों में, हमारे काफ़ी जगहों पर मतलब ये हुकूमत में ये चीज़ें उठाई जाती हैं कि इस तरह बलूचिस्तान मतलब एक रकबे के लिहाज से और मादनियात के लिहाज से एक बड़ा सूबा होने के बावजूद, और बल्कि आप देखें कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शायद एशिया में शायद इतनी मादनियात कहीं नहीं है। हम सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं करते जितना हमारे एक बलूचिस्तान के अंदर है। तो उसके बावजूद भी बलूचिस्तानियों क्यों? देखिए, बेसिकली क्या होता है कि आपके पास जब सारी चीज़ें होती हैं, अब ये डिपेंड करता है गवर्नमेंट पर, ये डिपेंड करता है आपकी पॉलिसीज़ पर, क्या आप अपनी पॉलिसीज़ कैसे बनाते हैं। देखिए, बिलफर्ज अब अगर हम बात करते हैं पंजाब की, बिलफर्ज पंजाब में शायद इतने ज़खायर नहीं है, ठीक है, लेकिन वहाँ पर आपने पॉलिसीज ऐसी बनाई है कि आपने हर चीज़ प्रोवाइड कर दी है। आप यूएई वगैरह चले जाएं या इस तरह की कंट्रीज़ हैं जहाँ पर ग्रीन मतलब कोई सब्ज या हरा या ग्रीन ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आपने प्लान किया, आपने सारी चीज़ें की तो वो हो गया। देखिए, अभी बलूचिस्तान के असल में कुछ इशूज़ हैं शुरू से लेके अब
तक, इसमें दो चीज़ें हैं। देखिए, एक तो हमारे पास पॉलिसीज़ भी ठीक नहीं, और दूसरी बात इंटरनेशनल लेवल पर जो मुदाखलत है हमारे मुल्क के अंदर, ख़ासकर बलूचिस्तान के अंदर जो क़ुव्वतें, जो ताकतें, वो नहीं चाहते कि तकरीबन हम लोग जो तरक्की करें या हम अपने वसाइल का सही इस्तेमाल करें या उन्हें हम निकालें। ये बड़ी एक वजूहत है। अच्छा, हम अभी बात करते हैं पॉलिटिकली हमारे मतलब क्या, मतलब वहाँ पर बलूचिस्तान में और वफाक की तरफ से आज तक क्या होता है। उसमें सबसे बड़ी मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, जितनी भी हुकूमतें गई हैं, आप देखें बलूचिस्तान की हुकूमत जो भी रही है वो वफाक के साथ रही है। मेरे ख्याल में मुझे याद नहीं है कि कोई भी ऐसी हुकूमत हो जो वफाक के साथ ना रही हो। अब उसके बाद वहाँ की जो पॉलिसीज़ हैं, अच्छा बलूचिस्तान में मामला क्या, बलूचिस्तान के जो लोग हैं वहाँ पर हमारे गवर्नमेंट या हमारे इदारों ने नीचे तक रसाई नहीं की। वहाँ पर जिन लोगों ने रसाई की है तो नवाबों या सरदारों तक न रसाई की, वो लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकलते, वो लोग अपने प्रोटोकॉल से सर, बाहर। हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे, माजरत के साथ एक ब्रेक का वक्त हो गया है, कहीं मत जाएगा, देखते रहिए न्यूज़ कैफे। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुशामदीद कहते हैं हम न्यूज़ कैफे में। मैं हूं फ़हीम अब्बास, मेरे साथ है जहरा रज़ा, और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं मीर खुदा बख्श मरी साहब, जो कि वाइस चेयरमैन है पाकिस्तान बलोच यूनिटी के। वैसे अभी बात हो रही थी कि आपने कहा कि गवर्नमेंट जो है उसकी रसाई डायरेक्टली बराह रास्त जो है वो अवाम तक नहीं है, बलूचिस्तान के अवाम तक। अच्छा, इसी के साथ वहीं से कंटिन्यू करेंगे, मगर इसी के साथ मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहता हूँ। जब हम कहीं पाकिस्तान में किसी शहर में या कराची जैसे शहर के मसले की बात करते हैं तो हमारे पास सबसे बड़ा एक चैलेंज आता है कि आबादी बहुत ज़्यादा है। इतनी ज़्यादा आबादी वाले शहर में हम किस तरह वो सारे मसाइल जो हैं वो फौरी तौर पर हल कर सकें। दुनिया में जब मिसाल देते हैं, कहते हैं हाँ उनकी आबादी कम है ना तो वो कर सकते हैं सब, तो बलूचिस्तान की तो आबादी बहुत कम है, वो तो मतलब डायरेक्टली जो है वो आवाम तक सारी सहूलियात जो है पहुंचाई जा सकती हैं, उनके मसाइल को हल किया जा सकता है। बड़ी मुख्तसर सी आबादी है इतने बड़े सूबे की, तो फिर भी इतने मामलात ख़राब हैं, बुनियादी ज़रूरियात जो बुनियादी सहूलियात हैं वो उन्हें मुयसर नहीं है, तालीम, सेहत, ये सब। इस बारे में क्या कहते हैं आप? देखिए, ये आपने एक अच्छी बात इसमें ऐड की जो मैं जिक्र पहले ही कर रहा था। एक्चुअली देखें, इसमें वही बात आ रही है ना कि जब आप कराची की लुक देखते हैं, यानी कि आप जोग्राफी देखते हैं, और बलूचिस्तान में आबादी बेशक कम है, लेकिन बलूचिस्तान में ये कि लोग 2 घर या 10 घर कुछ यहाँ रहते हैं तो कुछ 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर के फासले पे, और कुछ ऐसे इलाकों में रहते हैं जहाँ अब तक बिजली और टेलीफोन तक के नेट, इंटरनेट, या तो वो तो दूर की चीज़ें, मोबाइल सिग्नल की रसाई तक नहीं है। तो बाद ऐसे इलाके, आज भी ऐसा वक्त है जहाँ आज भी ऐसा वक्त है बलूचिस्तान में, काफ़ी ऐसे इलाके हैं जहाँ पर अलावा जहाँ शहर है, पहाड़ी जो इलाके हैं वहाँ पर तो नेटवर्क काम ही नहीं करता, मोबाइल काम ही नहीं करते, बहुत कम कोई जगह होती है तो जहाँ पर काम करते हैं। वजह ये नहीं कि देखिए हमारी हुकूमत पहुँच क्यों नहीं पाती। मैंने बताया इसमें हमारे पास 2 चीज़ें, एक तो हमारी पॉलिसी अच्छी नहीं, दूसरी हमारी राह में जो रुकावट है वो दहशत करती है। अच्छा जी हाँ, इंटरनेशनल तौर पर जो ताकतें हैं वो नहीं चाहती कि हमारी गवर्नमेंट का, हमारी रियासत का, हमारे लोगों के साथ पैचअप हो जाए। हम उनके लिए अच्छी चीज़ देखिए, उनको प्ले ग्राउंड क्या मिल रहा है, उनको यही तो चीज़ मिल रही है ना हमारे साथ और रियासत से इख्तिलाफात पैदा करने के लिए। देखें, रियासत पाकिस्तान आपके साथ क्या कर रही है, कुछ नहीं कर रही है सिवाय आपको तंग करने के, सिवाय आपके लोगों को ये करने के, वो करने के। आपको दिया क्या है, ये चीज़ बड़ी चीज़ अप्रूव। देखिए, आप आज तक मेरे ख्याल में चाहे इस तरह की, मैं चैनल्स का नाम नहीं लूँगा, इंटरनेशनल चैनल्स हैं, बाहर के हैं, यूरोप के हैं, जिन्होंने कई बार मतलब आप समझें कि प्रोग्राम बनाए बलूचिस्तान के हवाले से, हमेशा वो वसाइल के और बलूचिस्तान की बुनियादी इशूज़ को उठाते हैं। वजह क्या है, इसी प्रोपेगेंडे को वो इंटरनेशनल तौर पे उठाते हैं कि देखें बलोच कौम जो है, बलूचिस्तान के लोगों पर ये जुल्म हो रहा है। ये देखिए, ये रियलिटी है। हाँ, वो जुल्म सितम का शिकार है और वो एक चाहते हैं कि अलग सूबा उनको मिल जाए। हाँ। तो सर, जो हुकूमत की हमने बात की, आपने कहा कि वहाँ तक आम लोग तक रसाई नहीं है, तो वहाँ के जो लीडर्स हैं, जो भी वहाँ का बलोचों के सरदार कह सकते हैं, तो वो नहीं चाहते कि जो उनकी आवाम है उसको बेसिक जो सहूलियात हैं वो मिलें, या क्यों, इसकी वजह क्या है? मतलब देखिए, असल में बात ये ना कि मैंने आपको बताया कि हमारे जो सरदारी जो निज़ाम है ना, तो मैं आपको एक छोटी बात बताऊँ। देखिए, अगर एक मुल्क बनता भी है तो छोटे लेवल के जो लोग जब उठते हैं ना, जब एक लहर उठती है तो वो एक मुल्क उठता है।
अगर वहां से इंतशार देखें, मुल्क बनता भी वहीं से, इंतशार भी वहीं से पैदा होता है और मुल्क टूटता भी वहीं से ही है। सारी चीजें वहीं होती हैं। देखिए अभी अगर पहाड़ों पे अगर कोई लोग चढ़े हुए जो लड़ रहे हैं, वो कोई एसीओ में बैठने वाले लोग तो नहीं है ना, वो कोई नवाब सरदार तो खुद तो नहीं बैठे हुए ना, खुद तो नहीं लड़ते ना। या कोई अमीर बंदा जो लैंड क्रूजर ऐसी से निकल के जाके पहाड़ पे तो नहीं लड़ता, ये वो लड़ता है जो भूख से मर रहा है। जो अब देखिए यही, अब अगर बलूचिस्तान के अंदर ये, मैं माजरत के साथ ये अल्फाज शायद मेरे काफ़ी लोगों को अच्छा ना लगे, बलूचिस्तान के अगर ऐसे हालात ना होते तो काफ़ी लोगों को खाने को कुछ नहीं मिलता। इस तरह की चीज़ें हैं हमारे, जो डायरेक्टली इस तरह की पॉलिसियाँ बनानी चाहिए। मैं कहता हूँ गवर्नमेंट अपनी जगह पर, आप गवर्नमेंट को चलाएं। अगर गवर्नमेंट इस चीज़ को वफाक करे, चाहे सूबाई गवर्नमेंट करे, कमेटियां तश्कील दे, अपना एक प्लान बनाए जो आप डिवीजन लेवल पे लें, उसके बाद आपकी एक और टीम हो कमेटी जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो, फिर तहसील लेवल पे हो, तालका लेवल पे हो, यूसी लेवल पे, आप यूं नीचे चले जाएं और जिसको वफा खुद एनालाइज करे कि भाई एक्चुअली हो क्या रहा है। जिसमें अच्छा, मीर खुदावश साहब, अभी आप मतलब हल की तरफ आ रहे हैं, आपको नहीं लगता कि गवर्नमेंट जो है वो गुज़श्ता कई सालों से अगर देखा जाए तो बलूचिस्तान की तरफ जो है वो डेवलपमेंट के और इस तरह के बहुत सारे प्रोग्राम्स पे काम कर रही है। हमने ये देखा कि पूरे बलूचिस्तान में इस वक्त सड़कें जो हैं वो बिछाई गई हैं, बहुत ज़्यादा रुकावटें थी, वो दहशतगर्दी के एलिमेंट्स भी बीच में आ रहे थे, वो बड़ी सिक्योरिटी के साथ रोड्स बनाए गए और उसके साथ साथ गवादर का वो पूरा एक प्रोजेक्ट है और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। हम इस साइड पे भी बात करना चाहेंगे और इसको और किस तरह बेहतर बनाया जा सकता है ये आप बताइएगा। हमें एक छोटा सा वक्फा आ गया बीच में दोस्तों, एक वक्फे के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होते हैं। हम कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। वेलकम बैक। एक ब्रेक के बाद आपको फिर से न्यूज़ कैफ़े में खुशामदीद करते हैं। मैं हूं ज़हरा रज़ा और मेरे साथ मौजूद हैं फ़हीम अब्बास और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं मीर खुदाबख्श मरी साहब जो कि वाइस चेयरमैन हैं पाकिस्तान बलूच यूनिटी के, और इनसे हम बलूचिस्तान की सूरत हाल के हवाले से जो है वो बातचीत करें। सर, ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि अभी हम बलूचिस्तान को देखें तो हुकूमत ने बड़ा काम किया है, बड़े नए नए प्रोजेक्ट्स, स्पेशली सी पैक के बाद वहाँ पे काफ़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं, रोड्स बना दिए हैं, बड़ी बड़ी सड़कें तामीर कर दी गई हैं। गवादर के हवाले से अगर हम बात करें तो आप क्या समझते हैं सी पैक के आने के बाद कितनी मुस्बत तब्दीली आई है बलूचिस्तान के ऊपर और उसकी आवाम के लिए? कुछ रोज़गार के मौके उनको मुयस्सर हुए हैं, कुछ अच्छा, क्या अच्छाई आप देखते हैं इसमें? देखिए, इसमें मैं आपको 2-4 चीज़ें जो है ना आपको वजाहत के साथ बताता हूँ ताकि आपको एक चीज़ समझ में आ जाए। पहली 2 चीज़ें हैं कि देखें अभी जितने तरक्याती काम हुए हैं या जितने रोड्स बने हैं या जितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं इस वक्त, इससे देखिए एक तो ये चीज़ है। अच्छा, इससे हमारे जो लोकल लोग हैं वहाँ के जो लेबर है उनको रोज़गार मिल रहा है और किसी को जॉब मिल रही है, किसी का मतलब जो लोग बेरोजगार थे उनके लिए एक रोजगार के मौके आने लग गए। जो बलूचिस्तान की यानी कि जो लैंड की थी, यानी कि वो लैंड जो हमारी मादनियात जो है वो अपनी जगह, और ऐसी काफ़ी ज़मीनें थी जिनकी कोई वैल्यू नहीं थी। आज वो सी पैक की वजह से आसमानों पे मतलब वो रेट उनका जा रहा है, वो वैल्यू हमारी बढ़ रही है। लेकिन उसके साथ साथ आपको एक और चीज़ समझनी होगी जी। देखें, अब आपने प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाए, लेकिन आपको एक चीज़ देखनी होगी, जो चीज़ शुरू से मैं इसी को कहता हूँ कि हमारे यहाँ जो नज़रअंदाज किया जा रहा है, वो दोबारा हम इस चीज़ पे आएंगे कि हमारा जो लो लेवल का जो लोग हैं, देखें अब पूरा बलूचिस्तान या पूरे बलूचिस्तान के जो लोग हैं, कोई कहाँ रह रहा है, कोई कहाँ रह रहा है, वो सारे सीपेक में इस वक्त मजदूरी तो नहीं कर रहे हैं। हाँ, जो आम आवाम है उन सबको फायदा नहीं हो रहा। उनको देखिए जो इस वक्त वहाँ काम कर रहे हैं उनको पहुँचा। देखिए गवर्नमेंट में मैं नहीं कहता कि कोई गवर्नमेंट ने बड़े अच्छे काम किए, ये प्रोजेक्ट ये मामले ये फ्यूचर में हमारे लिए बहुत अच्छे हैं, पाकिस्तान के लिए बहुत ही बेहतर हैं और बलोच कौम के लिए और ख़ासकर बलूचिस्तान की आवाम के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो पहुँचना है वो उन्हीं को पहुँचना है। सही है सर, क्योंकि आखिरी लम्हात चल रहे हैं प्रोग्राम के इस हिस्से के सर, तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जिस तरह हुकूमत एक जानिब तो ये बेहतरी के लिए काम कर रही है, जितने प्रोजेक्ट्स हैं उन पर काम हो ही रहा है, इंक्लूडिंग सी पैक एंड ऑल, बट ऐसी वो कौन सी जगह है जहाँ पे आप निशानदेही करना चाहेंगे कि हुकूमत को फौरी तौर पे ये रोकना पड़ेगा ताकि हमारी जो बेहतरी और तरक्की की तरफ जो रुकावटें हैं वो ख़त्म हो जाए? देखिए, मैं इसमें 2 चीज़ें करना चाहूँगा। सबसे पहले तो आप तो ये करें कि आप, मैंने जो बताया था कि लोगों तक अपनी रसाई करें, लो लेवल तक के लोगों पे जाएं, मिनिस्टरों पे या जो बड़े लोग हैं या कोई नवाब हैं या जो भी हैं, मैं जो
ऊपर लेवल पे जो ओएससीओ में बैठे हुए हैं उन तक अपनी रसाई महदूद ना करें। खुदारा आप डिविजनल लेवल पे, आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तहसील लेवल पे, इस तरह आप यूनियन लेवल तक चले जाएं कि जो जो इश्यूज हैं उनको अपने साथ लें, ताकि देखें मैं 12 ये बात कर चुका हूँ कि देखें हमारे जो अब बाहर से जो मतलब एनजीओज आती थी, वो जो दहशतगर्दी फैलाती थी, वो स्पेस हमारे यहाँ खाली होता था। अब हमें ज़रूरत है कि उस स्पेस को हम पुर करें, मौका ना दें कि उन लोगों को जो दहशतगर्दी कर रहे हैं, जो बलूचिस्तान के हालात को ख़राब कर रहे हैं, उन तक को मतलब हम मौका ना दें कि वो जाके वहाँ स्पेस। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच, आप तशरीफ लाए और आपने बड़े अहम नकात पे बात की है। हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा आने वाले वक्त में इसी तरह हालात बेहतरी की तरफ जाएं और बलोची अवाम जो हैं वो मुस्तफ़ीद हो सके पाकिस्तान की तरक्की की जितनी भी सहूलियात हैं उनसे। एक वक्फे की तरफ बढ़ेंगे, वक्फे से वापस आएंगे तो एक और टॉपिक पे बात करेंगे। हमारे साथ कुछ और मेहमान मौजूद होंगे, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। वेलकम बैक। एक ब्रेक के बाद आपको न्यूज़ कैफ़े में खुशामदीद करते हैं। मैं हूं ज़हरा रज़ा और मेरे साथ मौजूद हैं फ़हीम अब्बास। और प्रोग्राम के इस दूसरे हिस्से में हम एक बहुत ही अहम टॉपिक के हवाले से बात करेंगे। हम बात करेंगे कपास की बेहतर काश के लिए क्या हंगामी इक़दाम जो हैं वो हुकूमत को करने चाहिए। हम पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क है और कॉटन इंडस्ट्री की अगर बात करें तो वो इसकी मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। लेकिन फ़िक्र की बात यह है कि पिछले 14 माह से जो कॉटन की प्रोडक्शन है उसमें कमी आई है। आखिर इसकी वजूहात क्या हैं और कॉटन इंडस्ट्री को किन किन मसाइल का सामना है, आज इस हवाले से बात करेंगे। और हुकूमत को हंगामी सतह पर क्या इक़दाम करने चाहिए इस इंडस्ट्री को बेहतर करने के लिए। ज़रा पिछले तकरीबन कुछ अरसे से, कुछ सालों से, 2-3 सालों से कपास की जो पैदावार है उसमें 60% तक कमी आई। और ये एक ज़रूरी मुल्क के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एक बहुत बड़ा नुकसान है। आप जैसे हम कहते हैं कि ज़राअत हमारी रीढ़ की हड्डी है, तो उस रीढ़ की हड्डी का तो बुरा हाल हो जाएगा अगर 60% उसकी अगर सेहत खराब हो जाएगी तो खैर हम इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर जसोमल टी लिमानी साहब, जो कि चेयरमैन है कॉटन जीनर्स एसोसिएशन के। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? बहुत अच्छा, बड़ी खुशी हुई आपने मुझे मौका दिया कि मैं अपने इंडस्ट्रीज का और कॉटन के क्रॉप का जो डिक्लाइन हुआ है उस हवाले से बात करें। आप बताएं, तबीयत ठीक है आपकी? बेहतरीन। चाय पिलाएं आपको? चाय बिल्कुल तैयार है, चाय पी सकते हैं आप साथ साथ। चाय बिल्कुल पियेंगे, लेकिन जो मैं जिस इशू पर बात करेंगे मुद्दे के लिए आप वो तो करेंगे। मेरी इंडस्ट्रीज की मोर देन यानी कि 1200 जीनिंग फैक्ट्रियों से बंद होकर 400 हो गई है। तो ये हमें एक बड़ा फ़ख्र लम्हा है की बात है कि अगर जीनिंग इंडस्ट्री बंद हो जाए तो पाकिस्तान का जो रॉ मटेरियल है, जो हमारी एक्सपोर्ट है टेक्सटाइल की, उसमें यानी कि हमारी 15 मिलियन कंजम्पशन है और हमारी प्रोडक्शन होती थी 3-4 साल पहले 14-15 में हमने 15 मिलियन को टच किया था। वो डिक्लाइन होकर 5.6 मिलियन पे इस दफ़ा हमारी अराइवल हुई है। तो आप सोचो कि हम कितनी इंपोर्ट करके अपनी एक्सपोर्ट बढ़ा सकेंगे। वजूहात क्या हुई हैं? वजूहात यही है कि दुनिया ने टाइम के साथ अपने आप को अपग्रेड किया टेक्नोलॉजी के साथ। बदकिस्मती से हमारी पिछली हुकूमत ने भी इसी पे तवज्जो नहीं दिया कि हमारा जो इकोनॉमी का बैकबोन कॉटन है, क्योंकि कॉटन आपकी एक्सपोर्ट यानी कि अगर आपकी 24 बिलियन टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट है उसमें 58% कंट्रीब्यूशन है, यानी कि 24 बिलियन की जगह 14 बिलियन की आपकी एक टेक्सटाइल है। एक वाहिद कमोडिटी कॉटन है जिससे आपके मुल्क की मैशत को आप बेहतर कर सकते हो, एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हो। और कोई पाकिस्तान में ऐसी कोई प्रोडक्ट नहीं है जिसकी जो हमारे पास रोज़ हुकूमती एहलकार या बोलते रहें कि हम एक्सपोर्ट बढ़ाओ। भाई एक्सपोर्ट क्योंकि सर हमारी कपास तो मेन क्रॉप है ना, अगर उस पे ही हुकूमत इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही उसकी तरक्की के लिए तो इसकी वजूहात क्या है? तो हमारा अपना नुकसान हो रहा है। जैसे हम वो देखते हैं कि दूसरे सेक्टर्स पे काम कर रही है गवर्नमेंट, तो क्या ज़राअत का जो सेक्टर है उसको क्यों निगलेक्ट किया जा रहा है? क्या मुझे लगता है कि किसानों ने शायद काश्त करना छोड़ दिया हो या ऐसी रीजन बनी हुई? बिल्कुल, किसान बेचारे को बहुत बड़ा लॉस हुआ था लास्ट ईयर भी। उसकी लागत आती है पर एकड़ 65,000 रुपीज़। अच्छा। और उनकी इनकम हुई है 40,000, यानी कि 25 to 30,000
आप समझो कि पर एकड़ उसका लॉस हुआ है। हमारा छोटा जो भी जिसने भी कपास काश्त की थी, मोस्ट ऑफ द एरियाज में जो है ना, उसको पेस्ट की वजह से, अच्छा बीज न होने की वजह से, उसको हमने प्रॉपर प्लांट प्रोटेक्शन होती है, उसकी सही दवाई न मिलने की वजह से वो बेचारा ग्रोअर ने बहुत बड़ा लॉस किया है। तो बारिशों की वजह से भी तो नुकसान होता है? नहीं, बारिशों की वजह से हमें इतना बड़ा लॉस नहीं होता, क्योंकि बारिशें पड़ती रहती हैं। लेकिन कुछ एरियाज में अगर लॉस हुआ है तो कुछ एरिया में उन्होंने बेहतरी भी की है बारिश ने। अच्छा। जहाँ पे पानी की कमी है, जहाँ पे क्रॉप को ज़रूरत थी, क्योंकि बारिश पड़ने से आपको नाइट्रोजन मिलती है क्रॉप को, उससे भी बेहतरी आती है। बदकिस्मती से है कि हमने इस क्रॉप को, इस हुकूमत ने तो अपने ज़राअत से ही निकाल दिया है, क्योंकि जो बजट रखी जाती है उसमें हमारे कॉटन क्रॉप को यानी कि आउट कर दिया उन्होंने मेजर क्रॉप से में भी। तो जब आपकी एक्सपोर्ट कॉटन हो, टेक्सटाइल हो, उसका रॉ मटेरियल कॉटन हो, उसको आपने अपने ज़राअत के जो मेजर क्रॉप है उसमें से निकाल दोगे, उसको आपने पीछे बैकफुट पे रख लोगे, तो जाहिर बात है ये होना था। हम तो पिछले कई सालों से हम ये क्राया भी कर रहे थे, लेकिन हमारी कोई सुनी नहीं जाती, क्योंकि जीनिंग सेक्टर जो है वो एक छोटी सनत है। यहाँ पे पाकिस्तान में जो भी पॉलिसी बनती है, वो जो ताकतवर लोग हैं उसमें आपको वही लोग पॉलिसी बनाते हैं, वही मिनिस्ट्री में बैठे होते हैं, और मिनिस्टर साहबान उन्हीं की सुनते हैं, चाहे वो एप्टमा हो, चाहे वो शुगर इंडस्ट्री हो। हमें जो अंग्रेज़ जब थे तो यहाँ पे पार्टीशन से पहले सिर्फ एक शुगर मिल भी नहीं थी। जितनी शुगर मिलें लगी है इन हमारे भाइयों ने लगाई हैं, वो कॉटन एरिया में। ये सही है। चलिए हम इसी हवाले से बातचीत का सिलसिला आपसे जारी रखेंगे। अभी आपने ये भी बताना है हमें कि जिस तरह आपने बताया कि किसान जो है ना 65,000 रुपये एकड़ जो है उसे वो कपास की काश्त जो है वो पड़ी है उसे, और 40,000 उसे मिले। 25,000 रुपया इतनी मेहनत के बाद नुकसान एक एकड़ के पीछे, ये बड़ा बहुत ज्यादा है। सर एक वक्फे की तरफ बढ़ रहे हैं, वक्फे से आते हैं तो मजीद इस हवाले से बताइएगा, कहीं मत जाइए दोस्तों, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुशामदीद कहते हैं हम न्यूज़ कैफे में। न्यूज़ कैफे में हमारे साथ डॉक्टर जिस्म टिलेमानी साहब मौजूद हैं, जो कि चेयरमैन हैं कॉटन जीनर्स एसोसिएशन के। सर आपसे वक्फे से पहले बात हो रही थी कपास की काश्त को बढ़ाने के लिए, कपास की जो पैदावार है उसको बढ़ाने के लिए हंगामी तौर पर जो इक़दाम की ज़रूरत है, उस हवाले से हम प्रोग्राम में बात कर रहे हैं। सर आपने कहा कि एक किसान जो है उसके 65,000 रुपये लगते हैं एक एकड़ कपास बोने के लिए, काश्त करने के लिए, और उसको जो रिटर्न हुआ है उसका वो 40,000 हुआ है। तो 25,000 रुपया नुकसान एक किसान के लिए इतने महीनों की मेहनत के बाद, ये तो बड़ी ज्यादती है। तो इस वक्त आप ये बताइए कि हम किस तरह मुल्क में कपास की जो काश्त है उसको बढ़ा सकते हैं, उसकी पैदावार को बढ़ा सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल आपने मेरे से पूछा है। यही हमारे लिए खुद लम्हा फक्रिया है कि अभी हमारी जो काश्तकार है उसको 25,000 पर लॉस होने के बाद हमारी कोई हुकूमत का कोई इदारा उसने किसी किसान से पूछा नहीं है। यानी कि कॉटन से इतना रेवेन्यू जनरेट करते हैं ये लोग, यानी कि हमारी समझो कि जो बजट होती है उसमें जो जीडीपी में 90% हमारी यानी कि टेक्सटाइल का यानी कि हमारा ज़राअत का कंट्रीब्यूशन है। आज तक न प्रोविंशियल गवर्नमेंट, न ही फेडरल गवर्नमेंट, नहीं और कोई हमारा पॉलिसी साज इदारा है जिसने आके पूछा हो या उसको दर्द हो कि इतना बड़ा काश्तकार का नुकसान हुआ है। छोटा किसान है, वो अपने बच्चों की शादी गमी कॉटन से यानी कि उसकी मैनेज करता था, उल्टा उसको नुकसान हो गया। उसके लिए उन्होंने कोई बेहतर सॉल्यूशन या उनसे कोई पैकेज दिया हो, कोई नहीं। न कोई उनके पास क्रॉप इंश्योरेंस है, न उनके पास कोई कोई प्राइस का कोई सॉल्यूशन है कि उनको अच्छा रेट दें या उनको कोई लोन दे। हुकूमत ने काश्तकार को कोई फैसिलिटी, यहाँ पे बदकिस्मती से मैं कहता हूँ लूटा इस मुल्क के लोगों के ये टैक्सेस को बड़े लोगों ने। उसमें सनतकार भी आ जाता है, उसमें जो भी ताकतवर लॉबी है उन्होंने अपने हिसाब से पॉलिसीज बनाते हैं यहाँ पे बैठकर कि ये जो हमारे जिनकी तल्क जिनका राब्ता उन तक मौजूद है, क्योंकि न छोटे किसान को कोई पूछने वाला है,
न छोटी सनत को कोई पूछने वाला है। सही। सर, आपकी अभी रिसेंटली आपकी कॉन्फ्रेंस भी हुई इस्लामाबाद में और आप वजीर ज़राअत जो हैं उनसे भी आपकी मुलाकात हुई, तो उस मुलाकात में कुछ क्या कोई ठोस इक़दामात डिस्कशन हुई कि क्या हंगामी सूरत हाल में क्या ऐसे फैसले लिए जाएंगे जो कि इसकी काश को बेहतर बनाया जा सकता है? नहीं, हमारी एसोसिएशन यानी कि पाकिस्तान कॉटन जीनर्स एसोसिएशन मुसलसल हमारे जो भी हुकाम हैं, जिसमें हमारी जो मिनिस्ट्री आती है नेशनल फूड सिक्योरिटी, फ़खर इमाम साहब वेरी जेंटलमैन, उसको बहुत दर्द है क्योंकि वो बेसिकली खुद सनत से एग्रीकल्चर से तल्लुक़ रखता है, वो सारी चीज़ों को समझता है, यानी कि एक एक्सपीरियंस बंदा है। हम जाते हैं, वो कहते हैं मेरी चलती नहीं है। आगे जो कैबिनेट में जो लॉबी बैठी हुई है उसको यानी कि ज़राअत पे बात करो या कपास पे बात करो तो उनको गुस्सा आ जाता है शायद, यानी कि वो इस मुल्क में कहते हैं कि ये जो रूरल इकॉनमी है इसको तो तबाही कर दे, न उस पर कोई पॉलिसी बनती है, न उनको फैसिलिटेट किया जाता है। आज भी हमारा मुल्क 70 साल के होने के बावजूद भी वहाँ पे जहाँ पे आप जाएंगे पीने का पानी भी अच्छा नहीं मिलता है। अभी हमारे यहाँ पानी जब ज़राअत के लिए जो पानी का बंदी होती है वो लोग नमकीन पानी पीते हैं। आप सोचो, उनकी न बेसिक चीज़ है पानी। एक अभी हमारी हुकूमत, चाहे वो हमारी सूबाई हुकूमत है या चाहे हमारी फेडरल हुकूमत है, आज तक हमारे इंसानों को सही पानी मुहैया नहीं कर सके हैं रूरल आबादी में। सर, ये महज़ब मुआशरों में जो टैप वाटर्स हैं वहाँ पे भी मिनरल वाटर जो है वो प्रोवाइड किया जा रहा है। आज दुनिया यहाँ पे पहुंची हुई है और यहाँ आप देखें कि वो खारे पानी पी रहे हैं। सर जी, मुझे बताएं कि ये ज़राअत के हवाले से अगर आज हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पानी की तकसीम के बारे में भी हम बड़ा ये सुनते हैं कि पानी सही तरह तकसीम नहीं किया जाता, जिसकी वजह से जो है वो बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ काश्तकारी हो सकती है वो नहीं हो पाती है। यकीनन ये भी एक बेहतर यानी कि एक हकीकत है कि माइट इज़ राइट है। जो भी बड़े लोग हैं, जो भी पॉलिटिकल लोग हैं, उनकी अप्रोच है वो अपनी इलाके में ज़्यादा पानी यानी कि अपनी ज़मीन को ज़्यादा देते हैं। जो छोटे सनतकार हैं जिनकी आखिर में ज़मीनें होती हैं उसको वो अल्लाह का आसरा होता है, वो बारिश के लिए हाथ अल्लाह के आगे यानी कि रखते हैं कि अल्लाह सही कोई बारिश दे कि हमारे लिए फसल हो और हम अपने बच्चों को कोई रोजी रोटी दे सकें। दुआओं के सारे काम हो रहा है, खुद से कोई काम नहीं किया जा रहा है। चीज़ नहीं। सर, मजीद बात करेंगे लेकिन वक्त हो गया एक ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, देखते रहिए न्यूज़ कैफे। वेलकम बैक। एक ब्रेक के बाद आपको न्यूज़ कैफ़े में खुशामदीद करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर जसुमल जो कि चेयरमैन हैं पाकिस्तान जिनर्स एसोसिएशन के, और हम इनसे कपास की आकाश को बेहतर किस तरह बनाया जा सकता है, क्या इक़दामात हुकूमत को करने चाहिए, इस हवाले से हम उनसे बात करें। सर, ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि कपास हमारी मेन क्रॉप है और हुकूमत को चाहिए कि इसकी तरक्की के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इस पे इन्वेस्ट करें। तो आप क्या समझते हैं, अभी आपकी जो मीटिंग हुई तो इन लोगों ने खुद आपको कुछ ऐसी कॉन्फ्रेंस रखी या किस तरह से आपने इस इशू को रेस किया? मेरे ख्याल में हुकूमत कोशिश कर रही है कि बेहतरी की तरफ आए, तो इसीलिए उन्होंने सारा सेमिनार वगैरह अरेंज करवाया होगा। बहुत अच्छा सवाल है ये भी। करना तो हुकूमत को चाहिए लेकिन हुकूमत ने नहीं किया था। अच्छा, हम पिछले जैसे ही मैंने हल्फ लिया था तो 4 महीनों से हम ही हुकूमत के साथ मुसलसल कोशिश कर रहे हैं कि क्योंकि हमारी तो कपास होगी तो हमारी इंडस्ट्री चलेगी, कपास ही नहीं होगी, काश्तकार कपास काश्त ही नहीं करेगा तो हमारी इंडस्ट्री वैसे ग्रेजुअली पहले 1200 में से 400 बंद हुई, फिर 600 हुई, इस साल 800 जिनी फैक्ट्रियाँ बंद हो चुकी हैं। तो ये हमने एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हमने बुलाई थी सेरेना होटल में इस्लामाबाद में। उसमें हमने तकरीबन जो भी कॉटन बेल्ट से तल्लुक़ रखने वाले MNA साहिबान हैं उनको, और हमारी जो चीफ गेस्ट थे स्पीकर साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब और हमारा जो फेडरल मिनिस्टर सैयद फ़खर इमाम साहब और उसके साथ जो भी एडवाइज़र ऑफ PM थे, हम उन सबको इनवाइट किया था। उसमें कुछ मिनिस्टर आए, कुछ नए भी आए, और हमने फवाद चौधरी साहब को भी, असद उमर साहब को, क्योंकि वो प्लानिंग के मिनिस्टर थे, वो टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर थे। हमने कहा कि हमारे जो सेक्टर को टेक्नोलॉजी की भी ज़रूरत है, प्लानिंग की भी ज़रूरत है, लेकिन वो दोनों साहब नहीं आ सके। हम तो मुसलसल 4 महीनों से यानी कि
प्राइम मिनिस्टर साहब, जो मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज हैं, जो हमारे फील्ड से तल्लुक़ रखने वाली मिनिस्ट्री है, उनको बार बार लेटर लिख कर कि भाई हमारी इंडस्ट्री बंद हो गई है, कपास मुल्क की बैकबोन की हैसियत रखती है, अगर आप समझते हो कि इम्पोर्टेड काटन से हम एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे या मुल्क चलाएंगे, वो इम्पॉसिबल है। आप सारे स्टेक होल्डरों को बिठाओ, उनके सबसे मिलो, जो मसाइल हैं उनका सॉल्यूशन ढूंढे हम। सर तो कोई संजीदगी दिखाई उन वुज़रा ने जिनसे आपकी मुलाकात हुई या हमें फिर? जो संजीदगी में सैयद फ़खरुल साहब तो फ्रॉम फर्स्ट डे ही इज़ विथ अस है, लेकिन उस बेचारे की जब कैबिनेट में बात लेके जाते हैं तो वहाँ पे जो मिनिस्टर हजरात बैठे हुए हैं वो मुखालफ हैं। ये अकेला बेचारा एग्रीकल्चरिस्ट है। शाह महमूद कुरैशी साहब ने बड़ी हमारी उसकी ख्वाहिश भी है और वो अमलन चाहते भी हैं। वो आए थे प्रोग्राम में, स्पेशली उनकी मीटिंग थी, लेकिन वो ज़रूर हमारे पास आए। हमें एक होप मिली है कि हमारे जो कुछ सुनने वाले लोग हैं जो दर्द दिल रखते हैं ज़राअत से और हमारे कॉटन क्रॉप से, क्योंकि वो खुद काश्तकार हैं, उन्होंने अपनी जो काश्त कह रहे हैं कि हमने भी लॉस किया है, हो सकता है आगे हम भी काश्त न करें। ये बकौल शाह महमूद कुरैशी साहब के। तो अगर इतना बड़े लोग भी काश्त नहीं कर सकेंगे तो आम किसान जिस बेचारे की कैपेसिटी नहीं है, वो आड़तियों से उधार पे फर्टिलाइज़र भी लेते हैं, पेस्टिसाइड भी लेते हैं, उसी से ही बेचारा डिपेंडेंट है। हमने हुकूमत को ये कहा कि आप सारे स्टेक होल्डर हैं, उसमें जीनी सेक्टर का डायरेक्ट ग्रोअर से तल्लुक़ है, ग्रोअर डायरेक्ट हमारे पास आता है, हम हर काम करने के लिए तैयार हैं। आप सिर्फ और सिर्फ हमारे साथ बैठो, एक पॉलिसी बनाओ, एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल पॉलिसी बने, जिससे हम कपास को एक सस्टेनेबल पॉलिसी की वजह से इस क्रॉप को यानी कि सस्टेन कर सकें। क्योंकि दुनिया ने अपनी प्रोडक्शन, ब्राज़ील ने पिछले 3 सालों में 5 मिलियन से 15 मिलियन क्रॉप की है। हिंदुस्तान 2004-5 में उनके पास 11 मिलियन थी, आज वो 35 मिलियन बेल पे मुसलसल। सर उनके पास क्या मॉडल रहा है, हम जरा इसके ऊपर बात कर सकते हैं कि उन्होंने ऐसा वो क्या आखिर काम किया या किस चीज में थोड़ी सी तब्दीली लेके आए कि वो उनकी प्रोडक्शन जो है वो बढ़ गई है? सही, ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हमें दुनिया के कॉटन प्रोड्यूसिंग कंट्री जो मॉडल अपना रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी हमें भी वही काम करना है। उसमें इतना बड़ा यानी है नहीं, सिर्फ आप उसको ओन करने के लिए मैंने एक तजवीज़ दी थी, एक बोर्ड बनाए, अच्छा, जिसको हेड करे जो हमारा मिनिस्टर हैं, उनमें हमारे जो प्रोविंशियल मिनिस्टर हैं वो भी उसके मेंबर बने, और जो स्टेक होल्डर के जो क़यादत है वो भी उसी के मेंबर बने, और उसी बोर्ड को वही लुक आफ्टर करें। जब तक आपका घर का बड़ा कोई नहीं होगा, किसी से पूछने वाला नहीं होगा, तो काम नहीं होता। बेसिकली जो मैं कहता हूँ, ये जो बहरान आया उसमें कोऑर्डिनेशन का, आपस में स्टेक होल्डर का कोऑर्डिनेशन न होने का सबसे बड़ा जो रीजन यही है। अगर हम आपस में कई जगह पे मिलते, आपस में राब्ता होता, शायद इतनी लेवल तक हमारे पास ज्यादा नुकसान ना होता। सर अच्छा, टेक्नोलॉजी तो एक आपने बताया कि बहुत ज़रूरत है इसके अलावा और क्या चीज़ें हैं, जैसे कि क्वालिटी सीड्स या जो कि आपने बताया पेस्टिसाइड्स की वजह से भी बहुत ज़्यादा क्रॉप को नुकसान हुआ, तो उस हवाले से भी बिल्कुल आपको मैं बताऊं कि हम पेस्टिसाइड से हम कॉटन के क्रॉप को बढ़ा नहीं सकते। अच्छा, क्योंकि हमें पेस्ट रेजिस्टेंट सीड चाहिए जो दुनिया लगा रही है। दुनिया के पास 3 तरह के सीड वैरायटीज उन्होंने डेवलप किए हैं। एक हाइब्रिड सीड है, एक जेनेटिकल मॉडिफाइड सीड है, अच्छा, एक ट्रेडिशनल सीड है। तो हमारे पास क्यों नहीं है? हमारे पास सिर्फ ट्रेडिशनल है। नहीं सर, क्यों? मतलब क्या हमारे पास पाबंदी है? हमारे पास मैंने आपको कहा कि कोई हमारे पास इदारा नहीं है जो ग्रोअर को, जिनर को और एप्टमा को बिठा के उनसे सवाल पूछे। भाई सही है। हाँ सर, इस बारे में बात करेंगे सर। एक वक्फे का वक्त है, वक्फे से वापस आते हैं तो इस हवाले से जरा सीरियसली हमें बात करने की जरूरत है। हम चाहेंगे कि इस प्रोग्राम के तवस्सुत से ये जो मामला है ये सबके सामने आ सके। एक वक्फे के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे, कहीं मत जाइए। अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। जी डॉक्टर जसुमल साहब, हम वक्फे से वापस आ गए हैं। कपास की काश्त के हवाले से हम आपसे बातचीत का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। वक्फे से पहले जहाँ तक हमने बात की, आपने कहा कि ये पैदावार तब ही बढ़ाई जा सकती है अगर मुख्तलिफ इक़साम के बीज के ऊपर काम किया जाए जो दुनिया भर में मुख्तलिफ ममालिक कर रहे हैं।
आपने ये भी कहा कि जो जदीद टेक्नोलॉजी है उसकी भी बड़ी अशद ज़रूरत है, हुकूमत को उस जानिब भी तवज्जो जो है अपनी करने की ज़रूरत है। सर ये भी तो हो सकता है कि इस टेक्नोलॉजी में कोई बहुत ही ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स हों, जो कर्ज़ों में डूबा हुआ मुल्क और जो मुख्तलिफ मसाइल में घिरा हुआ जो मुल्क है वो उसकी तरजीह फौरी तौर पर ना बन पा रहा हो। इस हवाले से क्या कहेंगे आप? कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं, इतनी ह्यूज इन्वेस्टमेंट है। मैं कहता हूँ लास्ट ईयर हमारी हुकूमत ने 6 बिलियन रखे थे वाइट फ्लाई पे सब्सिडी। सब्सिडी यानी कि रख दिए दवाई पे कि वो प्लांट को प्रोटेक्शन देगी। अगर मैं कहता हूँ ये सब्सिडी देना बंद करें, वो रिसर्च पे इन्वेस्टमेंट करें, अगर 6 अरब वो 6 अरब, तो आज हमारे पास किसान खुशहाल होता। क्योंकि हमें बीज वो चाहिए जिसको मर्द न लगे, बीमारी नहीं लगे। एक हमें प्रोडक्शन बढ़ानी पड़ेगी इस हुकूमत को, उसके लिए हमें टेक्नोलॉजी लाके अपने यहाँ पे सीड डेवलप करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ है कि हमें 3 चीज़ें बेहतर करेंगे तो मैं कहता हूँ पाकिस्तान के 90% जो इकोनॉमिक इश्यूज हैं वो रिजॉल्व हो सकते हैं। मैं आपको गारंटी से उनकी कंप्रीहेंसिव हमने इनको प्रेजेंटेशन बना के दी है कि दुनिया ने जिस तरह अपने आपने बेहतर किया है। एक है डेवलप प्रोडक्शन, उसके लिए सीड टेक्नोलॉजी लेके आनी है, वो पेस्ट रेजिस्टेंट सीड हो। उसमें हमारे पास हाइब्रिड सीड भी है, हमारे पास जियो में सीड भी है, और ट्रेडिशनल जिस क्लाइमेट में जो सीड अच्छी रिजल्ट देता है वो सीड हमें उस एरिया में लगाना चाहिए। सही। दूसरी चीज है प्रोसेसिंग बेहतर करें। दुनिया ने अपनी, हमारे पास ओल्ड टेक्नोलॉजी है सार्जन मशीनरी, उसको हुकूमत रिप्लेस करा के 3 सालों में, हिंदुस्तान ने भी ये किया, वहाँ पे भी ये हमारे पास, क्योंकि कॉटन होती है हैंड पिक्ड, तो हम इसको हैंड पिक कॉटन को प्रोसेसिंग के लिए डबल रोलर पे चले जाएंगे तो उससे हमें 2 फायदे होंगे। एक तो हमारे पास जो लेंथ है जो कम आती है साजन से, वो लेंथ बढ़ जाएगी तो उससे प्राइस बढ़ जाती है। अच्छा। कॉटन के फाइबर की लेंथ बढ़ने से उसकी फाइबर की प्राइस बढ़ जाएगी। वो जो बेनिफिट है वो ग्रोअर को पास ऑन होगा तो ग्रोअर को कपास का सही रेट मिल सकेगा। दूसरी चीज ये होगी कि उसकी यील्ड भी बढ़ जाती है, यानी कि कम से कम 1000 रुपया पर मन 40 पे हमारे को ग्रोअर को पास ऑन कर सकते हैं कि अगर हम उसको डबल रोलर पे ले जाएं। तीसरी चीज है मार्केटिंग। अच्छा। हमारी दुनिया में 20 सेंट कम रुई बिकती है, दुनिया की हमसे 20 सेंट। वो अगर हम उसकी ब्रांडिंग बेहतर करें, उसकी मार्केट मैकेनिज्म को सही तरीके से ट्रेड को करें, क्वालिटी बेहतर करें, तो वो भी ग्रोअर को पास ऑन होगा। ठीक है, यानी ये 3 चीजें हैं जो कि इस वक्त जरूरत है जिस पे काम करने की। वो तो सारे 3 इकट्ठे एक बोर्ड बने, उसमें स्पिनिंग वाला जो बंदा है उसको कहें कि आप इसकी मार्केटिंग अच्छी करो, ग्रोअर को रेट। तो अभी आप की जो अभी कॉन्फ्रेंस हुई उसमें जो सेमिनार हुआ, जो ये मुतालबात आपके थे, ये आपने रखे हुकूमत के वुज़रा के सामने, और आपको पूरी क्या एक प्रेजेंटेशन कंप्रीहेंसिव हमने कंपैरेटिव स्टडी दुनिया की भी इनको करके बताई, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ द अदर क्रॉप्स की, कि अगर आप मकई पे जाते हो उसके पानी कितना लगता है और उसका आपको बेनिफिट क्या होता है। हमारे कॉटन अगर लगाने से आपको 20 एलाइड इंडस्ट्रीज रन करती हैं। आपकी लाइव स्टॉक का मसला है, उसके लिए खली हमारे पास कॉटन से बनती है, उससे तेल जो हम खुर्दनी तेल यूज करते हैं उसका भी 7% हमारे मुल्क की कंट्रीब्यूशन में वो शेयर करता है, नहीं तो वो भी इंपोर्ट करना पड़ता है। तो सर ये जो मुतालबात आपको लगता है वो पूरे होंगे, इस पे काम होगा? मुझे जो उम्मीद है कि एक फखर इमाम साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब वो तो कह रहे हैं, लेकिन आगे जो बैठे हुए लोग हैं जिनके जो प्राइम मिनिस्टर्स के नजदीक है, जो डिसीजन मेकर है, उनको कोई फर्क आज तक कोई उसने ऐसी कोई नहीं दी है। वो आज भी मैंने सुना था अपने एक प्रोग्राम में हमारा जो फिनांस मिनिस्टर कहता था कि ये पिछली हुकूमतों की वजह से हम जो इंपोर्ट कर रहे हैं वीट या कॉटन है। हालांकि वही फिनांस मिनिस्टर मुशर्रफ के दौर में रहा था, वही फिनांस मिनिस्टर जरदारी हुकूमत में रहा था, लेकिन हुकूमत की बात नहीं, असल चीज है कि आप किसको प्रायोरिटाइज करते हैं। अगर हम अपनी सनत को, अपनी ज़राअत को तवज्जो नहीं देंगे, उसको अपग्रेड नहीं करेंगे, उसको टेक्नोलॉजी नहीं दे पाएंगे, तब तक मैं समझता हूँ हमारे मुल्क की जो मैशत है वो ज़राअत पे मुनहसर है
और ज़राअत पे तवज्जो देनी ये शोबा चाहिए। तरक्की नहीं कर सकता जब तक इससे काम नहीं करेंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर जसूमल साहब, आप तशरीफ लाए और मैं आपका बेहद मशकूर हूँ कि आप इस खास मौजू पे बात करने के लिए हमारे स्टूडियो में तशरीफ लाए। वज़ीर आज़म पाकिस्तान से दरख्वास्त करते हैं हम कि वो इस हवाले से संजीदगी से कोई एक बोर्ड बनाए या जैसे भी है ज़राअत के शोबे में को बेहतरी की ज़रूरत है। और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब इन सारे मसाइल को बखूबी जानते हैं, उन्होंने इक़्तिदार में आने से पहले इन सबको हाईलाइट भी किया था। अब वक्त है, आपके पास इक़्तिदार है, आप इसको हल करें। फ़हीम अब्बास को, ज़हरा रज़ा को, न्यूज़ कैफ़े टीम को दें इजाज़त। आपसे इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।